हेलो दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस चैनल का पहला वीडियो है। इस चैनल में हम डेटा साइंस को पूरा पढ़ेंगे। अ, और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं पाइथन से। सबसे पहले हम पाइथन पढ़ेंगे, पाइथन को सीखेंगे अच्छे से। इसमें हम पाइथन उतना पढ़ेंगे जितना डेटा साइंस के लिए ज़रूरी है, और पाइथन के सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं सीखेंगे। जितना डेटा साइंस के लिए ज़रूरी है उतना का पाइथन को अच्छे से कवर करेंगे। और इसमें पहले कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ताकि आराम से हमें अच्छे से सारे टॉपिक्स और सारी चीज़ें समझ में आ जाए। तो हम इसमें अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं पाइथन क्या है। पाइथन एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, और इसमें ये इजी टू लर्न होता है। इसका सिंटेक्स बहुत रीडेबल होता है। इसलिए ये डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, वेब डेवलपमेंट जैसे बहुत सारी फील्ड्स में इसको यूज़ किया जाता है। पाइथन को सीखना, इसको समझना, ये बाकी लैंग्वेज के कंपैरिजन में काफ़ी आसान होता है। इसके लिए इसे बिगनर्स फ्रेंडली लैंग्वेज कहा जाता है। जो भी आदमी नया नया कोड कर रहा है वो पाइथन से शुरू करे तो उसे चीज़ें आसानी से समझ में आती हैं। और पाइथन का कोड साफ सुथरा दिखता है, इसमें इंडेंटेशंस यूज़ होते हैं, तो कोड पढ़ना आसान होता है इसकी वजह से। इसमें हम जानते हैं पाइथन के बारे में आगे कुछ चीज़ें, जैसे पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यानी कि इसमें केस का अलग फ़र्क पड़ता है। अलग अलग केस में लिखी हुई चीज़ें अलग अलग वेरिएबल बन जाती हैं। जैसे यहाँ वेरिएबल में वी बड़ा है, यहाँ वी छोटा है, तो ये पाइथन के लिए ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ये दोनों एक ही नहीं है। इस तरह से हर एक चीज़ केस सेंसिटिव होती है यहाँ। पाइथन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि ये कोड को लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करता है। कन्वर्ट जो करता है मशीन लैंग्वेज में, ये लाइन बाय लाइन करता है। कंपाइलर एक साथ पूरे कोड को कन्वर्ट करता है, पर पाइथन लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। पाइथन डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, यानी कि हमें डायनेमिकली टाइप्ड यानी कि हमें किसी भी डेटा टाइप को बताना नहीं पड़ेगा पाइथन को, कि जैसे हमने ए बी सी डी लिखा तो ये स्ट्रिंग है, या फिर हमने नंबर्स लिखा तो ये इंटीजर है, हमने डेसिमल में वैल्यूज़ लिखी तो ये फ्लोट है। ये हमें बताना नहीं पड़ेगा, ये पाइथन खुद ब खुद समझ जाता है। तो ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। पाइथन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जिससे हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अपना क्लास, ऑब्जेक्ट, उसके बाद फंक्शन, ये सारी चीज़ें बना सकते हैं अपने हिसाब से। उस तरह से क्लास और कोड बना करके हम यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से पाइथन के और भी ये कुछ पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। ये नोटबुक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसे पढ़ सकते हैं, और एज अ नोट्स इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, हम यहाँ पाइथन को इंस्टॉल करने के बारे में नहीं समझेंगे, डायरेक्ट हम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्रिंट फंक्शन के बारे में, जो पाइथन का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसे बहुत बार, लगभग जब भी प्रोग्राम लिखेंगे तो ये फंक्शन यूज़ होगा ही होगा। अ, तो इससे समझते हैं। यहाँ यहाँ मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं हर एक फंक्शन के एट्रीब्यूट और उसके जो भी उसकी अंदर की चीज़ें हैं जो उसके बारे में बताए, उन सब चीज़ों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो प्रिंट प्रिंट फंक्शन इन पाइथन यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन, यानी कि प्रिंट में जिस चीज़ को हम डालेंगे वो हमें स्क्रीन में उसका आउटपुट दिखाई देगा। प्रिंट प्रिंट का ये सिंटेक्स है। प्रिंट इसमें ये ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, यहाँ जो भी हम ऑब्जेक्ट्स देते जाएंगे कॉमा के साथ साथ में वो सारी ऑब्जेक्ट्स आते जाएंगे। उसके बाद ये सेपरेटर है, यानी कि ये जो दो ऑब्जेक्ट है ये दोनों सेपरेट किस तरह से होंगे। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट में स्पेस सेट होता है, हम यहाँ इसे बदल सकते हैं। सेपरेटर की जगह पे जो भी हम लगाएंगे वो इन दोनों के बीच में आ जाएगा। और एक एंड है,
एंड में ये स्लैश एन यानी कि न्यू लाइन है, यानी कि प्रिंट जैसे एक लाइन पे प्रिंट करने के बाद उसका कर्सर नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट में स्लैश एन होता है। हम यहाँ स्लैश टी डाल करके टैब डाल सकते हैं, या फिर हम कोई और डिजिट या फिर कोई और टेक्स्ट शो करना चाहते हैं तो हम वो भी यहाँ डाल सकते हैं। तो वो सारी, या फिर हम कॉमा देना चाहते हैं तो हम कॉमा डाल देंगे, तो एक ही लाइन में प्रिंट होगा। कॉमा से ये सेपरेट होता जाएगा। ये सेपरेटर है और ये एंड लाइन है। उसके बाद एक है ये फाइल। इसका यूज़ होता है जब हम इसका ऐसे नॉर्मली ये यूज़ नहीं होता, फाइल और फ्लश ये इसी तरह से छोड़ दिया जाता है। और अगर इसका यूज़ तब होता है जब हम फाइल हैंडलिंग करते हैं, या फिर जब हम रीड राइट करते हैं इनपुट आउटपुट। तो ये यहाँ पर हम फाइल में जिस फाइल का नाम डालेंगे, अगर हमने वो फाइल खोला है और वो फाइल में हम राइट कर रहे हैं, तो उस फाइल में ये चीज़, जो भी प्रिंट होने वाली चीज़ है वो सीधे उस फाइल में जा करके लिखा जाएगी। और हमें आउटपुट स्क्रीन में कुछ भी आउटपुट नहीं दिखेगा, सीधा उस फाइल में आउटपुट दिखेगा। तो ये है प्रिंट फंक्शन। तो यहाँ हमने ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। अगर यहाँ कॉमा लगा है, ये कॉमा प्रिंट हो गया। पर अगर हम यहाँ इस तरह से प्रिंट करते, जैसे हम प्रिंट में हेलो यहाँ और फिर कॉमा लगाया और फिर W। अब अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो अब ये स्पेस से सेपरेट होगा, क्योंकि यहाँ कॉमा के चलते ये दो अलग अलग वेरिएबल हो गए, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट हो गए। तो अब ये स्पेस से सेपरेट हो रहा है। तो अब अगर हम इसी जगह पे, जैसे अब यहाँ नीचे में है कि यहाँ ये तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, डेटा, साइंस, रॉक्स। अब यहाँ सेपरेटर के जगह पे ये हमने इसका यूज़ किया, तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये इस तरह से प्रिंट हो रहा है। हम सेपरेटर की जगह पे अगर अंडरस्कोर यूज़ कर लें तो अब ये अंडरस्कोर के साथ सेपरेट हो रहा है। अब अगर हम इस तरह से देखें एंड का अब किस तरह से यूज़ होता है, तो जैसे यहाँ प्रिंट है, प्रिंट डेटा इज न्यू फील्ड। अब यहाँ एंड को हमने एन कर दिया है, तो अब क्या होगा कि ये पूरा प्रिंट होगा। और अब कर्सर जो है, ये प्रिंट का कर्सर ये नीचे नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, क्योंकि एंड में एन है, नेक्स्ट लाइन का कैरेक्टर नहीं है। इसके चलते अब ये भी इसी लाइन पे प्रिंट हो जाएगा। ये इस तरह से हो गया। और अगर हम इसे एंड को कुछ भी नहीं करते, ऐसे ही छोड़ देते, एंड के जगह पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू एंड की थी हम इसे ऐसे ही छोड़ देते, तो ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता। ये इस तरह से प्रिंट होता। पर यहाँ ये हमने एंड की जगह में एंड डाल दिया है, तो यहाँ ये एन आ जा रहा है। तो इस तरह से एंड और सेपरेटर यूज होता है। उसके बाद है ये, हमने एंड में ये डाला तो ये एंड आ गया, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन उसी जगह पे थी और फिर ये डन प्रिंट हो गया इसके साथ साथ। तो ये इस तरह से प्रिंट का ऑपरेशन काम करता है, प्रिंट का फंक्शन काम करता है। हम आउटपुट को अपना फॉर्मेट कर सकते हैं एफ स्ट्रिंग से। यहाँ पर है, जैसे नेम में है एलिस और एज है 25, ये दो वेरिएबल्स हैं हमारे पास। अब हम प्रिंट करना चाहते हैं माई नेम इज़। अब यहाँ पहले एफ लिखने के बाद अब इसके अंदर जो भी हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालेंगे वेरिएबल का नाम, उस वेरिएबल के साथ जो वैल्यू है वो इसके साथ इसके पास आ जाएगी। जैसे हम इसे अगर रन करें तो ये यहाँ माई नेम इज़ एलिस एंड आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, यहाँ एज की जगह पे ये वेरिएबल आया, वेरिएबल में जो वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ आ गई। तो इस तरह से ये एफ स्ट्रिंग काम करती है। हम इस तरह से प्रिंट को अपना फॉर्मेट कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर हम प्रिंट और हेलो इस तरह से अगर हम प्रिंट करना चाहेंगे तो ये हमें एरर आएगा। क्यों एरर आएगा? क्योंकि ये जो है ये स्ट्रिंग है और यहाँ हमने इसे इन्वर्टेड कोमा में कवर नहीं किया है। अब हम प्रिंट करेंगे तो ये हेलो नॉर्मली प्रिंट होगा। इसके बाद प्रिंट में अब जैसे है यहाँ ये नंबर है, ये बुलियन है, ये फ्लोट पॉइंट नंबर है, और फिर हमने सेपरेटर में स्लैश फॉरवर्ड स्लैश यूज़ किया है। तो ये फॉरवर्ड स्लैश होते हुए सारा जहाँ जहाँ कॉमा है
वो हर एक कॉमा फॉरवर्ड स्लैश से बदल जाएगा, यानी कि हर एक ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड स्लैश से सेपरेट हो जाएगा और ये इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो ये यहाँ सेपरेटर इस तरह से यूज हो रहा है। तो प्रिंट फंक्शन इस तरह से काम करता है और इसके ये जो भी ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम समझते हैं डेटा टाइप्स के बारे में कि पाइथन में कितने डेटा टाइप्स होते हैं। यहाँ जो है पाइथन में डेटा टाइप्स और भी इसके अलावा भी और भी कुछ कुछ होते हैं, पर यहाँ जो है ये इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप्स हैं। इनको मोस्टली हम इन पे ही काम करते हैं। जैसे सेट के साथ एक फ्रोजन सेट भी होता है और भी इस तरह के कुछ कुछ डेटा टाइप्स होते हैं, पर मेनली इन्हीं पे काम किया जाता है, तो हम इन्हें अच्छे से समझते हैं। वैसे इनका एक ये आगे चल के इसको पूरे डिटेल में हम समझेंगे। जो ये लिस्ट टपल सेट ये सारी चीज़ें हैं, फिलहाल हम एक ओवरव्यू इसका ले लेते हैं। यहाँ सबसे पहले है इंटीजर, यानी कि इंटीजर नंबर्स, होल नंबर्स। फ्लोट यानी कि डेसिमल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स यानी कि इमेजिनरी और रियल नंबर जो होते हैं वो। उसके बाद स्ट्रिंग है, टेक्स्ट वैल्यूज जो भी रहेंगी वो सारी स्ट्रिंग में आ जाएंगी। टेक्स्ट, न्यूमेरिकल, एक्चुअली सारी ही इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स ये सारे एज ए स्ट्रिंग यूज हो जाएंगे अगर हम उन्हें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर में डाल देते हैं तो। उसके बाद है ये बूलियन वैल्यूज ट्रू फॉल्स में होंगी। लिस्ट, लिस्ट है जो ऑर्डर्ड होगा और ये लिस्ट म्यूटेबल कलेक्शन ऑफ आइटम्स होता है, यानी कि इनको इनकी इंडेक्सिंग से इनको चेंज किया जा सकता है और ये ऑर्डर्ड होते हैं, मतलब कि इनको इंडेक्सिंग करने पर ये जहाँ अगर हम न्यू आइटम ऐड करेंगे तो ये लास्ट में ऐड होता चला जाएगा। इनका ऑर्डर फिक्स होता है, ये ऑर्डर्ड होते हैं। उसके बाद है टपल, ये भी ऑर्डर्ड होते हैं लेकिन ये इम्यूटेबल होते हैं, इन्हें बदल नहीं सकते। जैसे लिस्ट के आइटम्स को हम बदल सकते हैं इंडेक्स करके, पर इन्हें हम टपल्स को हम बदल नहीं सकते। ये सारी चीज़ें हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद है ये सेट, अनऑर्डर्ड, इनमें ऑर्डर नहीं होता, सेट में ऑर्डर नहीं होता। इनमें वैल्यूज़ कहीं भी जा कर के लग जाती हैं, हम इन इंडेक्स नहीं कर सकते। यूनिक कलेक्शन ऑफ आइटम्स, यानी कि सेट में सिर्फ यूनिक आइटम्स ही रहेंगे, डुप्लीकेट चीज़ें सेट में नहीं हो सकती। जैसे लिस्ट और टपल में डुप्लीकेट हो सकता है पर सेट में नहीं हो सकता। डिक्शनरी, इसके बाद है डिक्शनरी। डिक्शनरी है की वैल्यू का पेयर रहता है, यानी कि की होगी फिर उसके साथ एक वैल्यू होगी, वो डिक्शनरी रहता है। उसके बाद एक नन डेटा टाइप भी होता है, जो खाली या फिर नन वैल्यू को दिखलाता है। ये सारे डेटा टाइप्स हैं। इसके बाद है एक फंक्शन होता है टाइप फंक्शन। इससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी जो डेटा टाइप है वो उसका टाइप क्या है। कोई भी एक जो वैल्यू लिखी हुई है, नंबर है, स्ट्रिंग है या फिर जो भी है, वो उसका टाइप क्या है, उसको हम टाइप फंक्शन के अंदर में डालेंगे तो ये हमें टाइप बता देगा कि वो किस टाइप का फंक्शन है। जैसे यहाँ है ये इंटीजर है, x इज इक्वल टू 10, तो ये जो 10 है ये 10 इंटीजर है, तो हमने इसका टाइप को प्रिंट किया तो यहाँ हमें ये क्लास में इंट मिल गया कि ये, हाँ, ये 10 जो है वो एक इंटीजर टाइप का डेटा है। अब इसके बाद है ये फ्लोट, इसमें भी हमने ये 3.14 हमने डाला तो ये पाइथन से समझ जा रहा है। अब हम इसका जैसे टाइप निकाल रहे हैं तो ये फ्लोट डेटा है, तो ये हमें बता दे रहा है। उसके बाद है ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये नॉर्मली ये यूज़ नहीं होता, तो इसे यूज़ बहुत मुश्किल से ही इसका यूज़ होता है। ये साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों में ये यूज़ होता है, पर फिर भी ये भी एक डेटा टाइप है। हम इसे देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो यहाँ पर ये 2+3i, यानी कि यहाँ पर ये j 2+3j, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके बाद है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में हर एक वैल्यू, लाइक अगर हम बूलियन वैल्यूज ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं, फ्लोट ले रहे हैं, किसी को भी अगर हम इसमें कोट्स के अंदर में ये इसके अंदर में डाल देंगे तो वो डाउन नहीं कोट करते हैं तो वो स्ट्रिंग में बदल जाएगी। जैसे हम एक लेते हैं x इज इक्वल टू, अगर हमने यहाँ ये सिंगल 5 लिखा और हम देखते हैं इसका टाइप क्या है, टाइप ऑफ एक्स, तो ये अभी इंट आ रहा है। अब अगर जैसे ही हम इसको बदल देंगे
कोट्स के अंदर में डाल देंगे और अब हम अगर इसका टाइप चेक करेंगे तो ये स्ट्रिंग बन गया है। तो किसी हर एक वैल्यू लाइक ट्रू फॉल्स हो या फिर बूलियन वैल्यू हो, कॉम्प्लेक्स नंबर हो, अगर कोट्स के अंदर डाल देंगे तो वो फिर स्ट्रिंग बन जाएगा। इसके बाद है बूलियन डेटा टाइप, और इस वैल्यू ये इसको रन करेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये बुलियन आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये ट्रू आ रहा है। तो ये पाइथन जो है ये केस सेंसिटिव है, अगर हम यहाँ ट्रू का टी को छोटा कर देंगे तो फिर ये डिटेक्ट नहीं करेगा, अब ये एरर आ जाएगा क्योंकि ये अब समझ नहीं पा रहा कि यहाँ पर ये क्या है। तो केस सेंसिटिव होने की वजह से यहाँ पर ट्रू का टी बड़ा लिखना है, तभी ये समझ पाएगा कि हाँ ये बुलियन वैल्यू है। इसके बाद है जो लिस्ट, ये ऑर्डर्ड म्यूटेबल कलेक्शन, और ये अलग अलग टाइप के डेटा को होल्ड कर सकता है, लेकिन यहाँ अभी सिर्फ स्ट्रिंग डाला गया है, हम यहाँ नंबर डाल सकते हैं, ये लिस्ट के अंदर लिस्ट डाल सकते हैं और टपल डाल सकते हैं, इस तरह से और भी सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। तो फिलहाल एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं बस, कि यहाँ जैसे हमने इसको चेक किया तो ये लिस्ट बन गया टपल। और टपल में लिस्ट में ये लिस्ट जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ अगर हम बनाते हैं तो वो लिस्ट बन जाता है, और अगर हम ये ब्रैकेट्स के साथ बनाते हैं तो ये टपल बन जाता है। अब इसके अंदर भी टेक्स्ट भी आ जाएगा, और तो इसका अगर हम डेटा टाइप चेक करें तो ये एक टपल है। इसी तरह से ये है सेट, ये अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स, इसमें सारे यूनिक एलिमेंट्स होंगे। इसका डेटा टाइप चेक करेंगे तो ये सेट है। इसके बाद है डिक्शनरी, ये है इसकी, ये है की, ये है इसकी वैल्यू, फिर ये है की, ये है इसकी वैल्यू। ये इस तरह से की वैल्यू के पैर में होता है, ये भी कर्ली ब्रेसेस होता है और सेट भी कर्ली ब्रेसेस होता है, बस यहाँ की वैल्यू होती है, ये इसलिए ये डिक्शनरी में ये की और वैल्यू होती है और सिंपल होने से ये सेट होता है। तो अगर हम इसका डेटा टाइप चेक करें तो ये इसका डेटा टाइप है डिक्शनरी। और इसके बाद है ये नन डेटा टाइप, और ये एक नल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कोई वैल्यू नहीं है इसके अंदर में, एक्स इज इक्वल टू नन। ये काम आता है कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो सिर्फ हम अगर कोई वेरिएबल को पहले ही हम रखना चाह रहे हैं और इसे हम बाद में यूज़ करेंगे तो इसे हम नन के साथ रखते हैं ताकि हम इसे आगे यूज़ कर पाएँ। तो फिलहाल आज की वीडियो में हम इतना ही दूर तक आज पढ़ते हैं, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।